मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटर दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की 13वीं क्लास आप लोगों के लिए लेके हाजिर हो गया हूँ। इसमें हम लोग सीटेट के सिलेबस के मुताबिक तीसरे टॉपिक सुनने और बोलने के किरदार को डिस्कस करेंगे। पूरी थ्योरी डिस्कस कर लेने के बाद इससे मुतालिक जितने भी मारूजी सवालात पिछले साल इम्तिहानों में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनने का किरदार और बोलने का किरदार समझने के लिए हमें सुनने का किरदार क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो सुनने का अमल ज़बान की आमोजिश की बुनियाद है, यानी भाषा अधिगम का जो आधार है, लैंग्वेज लर्निंग का जो बेस है वो क्या है, लिसनिंग है, सुनना ही है। सुनने का अमल नज़रियात, तसव्वुरात, ख्यालात और हक़ाइक़ की समझ पैदा करता है। कोई भी हम नज़रिया या फिर कोई भी तसव्वुरात या फिर कोई भी ख़याल हम कैसे समझ पाएंगे, जब हम सुनेंगे उसको तभी ना समझ पाएंगे। और लोगों के दरमियान बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देता है। सुनने से ही आपस में कम्युनिकेशन होता है, आपस में सहभागिता होती है, इंटरेक्शन होता है। आप किसी एक ऐसे आदमी के पास बोलते जाएं जिसको सुनना ही नहीं आता हो तो क्या ये कम्युनिकेशन कहलाएगा? आप बोलेंगे वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, वो फीडबैक ही नहीं देगा, तो ये कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण नहीं कहलाएगा। तो सुनना क्या है, दो लोगों के दरमियान रब्त पैदा करता है। सुनने का अमल तालीमी अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका आधार सुनना है। सुनने से ही हमारा सीखना शुरू होता है। आगे कुछ और पॉइंट बताए जा रहे हैं जिसको ध्यान से देखेंगे। ज़बानी काम ज़बान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद है। मुख्तलिफ ज़बानी कामों के ज़रिए ज़बान की आमोजिश को बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ ज़बानी काम है जिनसे हम लैंग्वेज लर्निंग को आसान और बेहतर बना सकते हैं। पहला है दोहराने की मशक कराना, दूसरा है सवालात पूछना, तीसरा रोल प्ले करना, चौथा एक्शन करना, पांचवा फिल्म या चार्ट दिखाना, छठा है कहानी सुनाना और दोहराना, और सातवां है ज़बानी कवायद की मशक कराना। यानी कि ये ऐसे काम हैं जिससे ज़बान की आमोजिश को बेहतर कराया जा सकता है। आप कोई भी बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें आप उसके साथ करेंगे। ठीक है, अब बोलने का किरदार क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो बोलना ज़बान को ज़िंदगी, इस्तेहकाम और जोशो उमंग बख्शता है। ज़बान को ज़िंदगी, इस्तेहकाम और जोशो उमंग कैसे मिलती है? बोलने से। बोलना सीखने का मतलब है कि बच्चा जल्दी पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा। अगर बच्चा बोलना सीख गया है तो उसको पढ़ना और लिखना सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़बानदानी में बोलने का जो किरदार है वो कौन कौन है, चलिए देखते हैं। पहला है बोलने से इंसान ज़बान के अस्वात, लबो लहजा, नशेबो फराज और तरन्नुम से वाकिफ़ होता है। जब इंसान बातचीत करता है, बोलता है, तभी वो जो ध्वनियाँ हैं उनमें उतार चढ़ाव, उसका लबो लहजा कैसा है वो समझ में आता है। बोलने से क्या होता है कि इंसान तलफ़्फ़ुज़ सीखता है। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आएगा, आप शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो बोलने से इंसान तलफ़्फ़ुज़ सीखता है और कवायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होता है। तीसरा पॉइंट है कि बोलना इंसान को मुनासिब समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू सिखाता है, यानी कि जो सामाजिक संदर्भ है, जो सोशल कंटेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग बोलना आपको गुफ्तगू करना कौन सिखाता है? बोलना ही सिखाता है। ठीक है, बोलने से ज़बान की नशोनुमा, खुश असलूबी से बातचीत और सहल गुफ्तगू की आमोजिश होती है। जब आप बोलेंगे तभी आपकी लैंग्वेज डेवलप करेगी और आप आसानी से बातचीत करना सीखेंगे। ठीक है, अब ज़बान के काम क्या हैं? तो 3 काम होते हैं ज़बान के। पहला तरसील का वसीला यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम होता है ज़बान। दूसरा है तफक्कुर का वसीला यानी कि मीडियम ऑफ थॉट, चिंतन का एक माध्यम होता है बोलना। ज़बान का काम क्या है? चिंतन का माध्यम होना। तीसरा है सकाफती तबादला यानी कि मीडियम ऑफ कल्चर, यानी जो संस्कृति का स्थानांतरण होता है वो ज़बान के ज़रिए ही होता है। ठीक है, अब तीनों को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तरसील का वसीला ज़बान कैसे करती है?
तो समाज में मुख्तलिफ अफराद के माबैन राब्ता के लिए ज़बान एक वसीला है। बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ज़बान के ही ज़रिए करेंगे। बच्चा अपने तजर्बात, एहसासात, ज़रूरियात और ख़यालात ज़बान के वसीले से ही दीगर अफराद के इल्म में लाता है। इस तरह दूसरे के ख्यालात और एहसासात को भी ज़बान के वसीले से समझा जाता है। जो दूसरा ज़बान का काम है वो है मीडियम ऑफ थाट, यानी कि तफक्कुर का वसीला, यानी कि चिंतन का माध्यम। इंसान को गौर व फिक्र करने के लिए बुनियाद जो फराहम करती है वो कौन करती है? ज़बान करती है। बच्चा जो भी इज़हार ख्याल करता है या किसी भी मामले या सूरत हाल पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करता है, उसकी बुनियाद ज़बान पर मबनी गौर व फिक्र ही होती है। अगला है सकाफ़ती तबादला, यानी कि मीडियम ऑफ कल्चर। तो ज़बान और सकाफ़त एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है मिनज़िल में से कौन सा जो जुमला है वो दुरुस्त है। आपसे जुमला दे देगा ज़बान और सकाफ़त एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, तो ये आपको सही समझना है। ज़बान ही वसीला है जो मुख्तलिफ़ कौमों की तहज़ीब, तमद्दुन, तारीख़, सकाफ़त, किरदार और जज्बात को महफूज रखने और आने वाली नस्लों के सपुर्द करने में काम आती है। ज़बान से ही हम अपने कल्चर को, अपने तहज़ीब व तमद्दुन को बाकी रखते हैं और ज़बान से ही अगली नस्ल के सपुर्द हम अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को करते हैं। चलिए, अब वाइगोस्की का नज़रिया कभी कभार पूछा जाता है। देखिएगा, वाइगोस्की के मुताबिक इंसान की ज़बान और उसकी सकाफ़त ही उसकी ज़हनी नशोनुमा की बुनियाद है। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि ज़बान और उसकी सकाफ़त से ही बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। अब बच्चे ज़बान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं? चिल्ड्रेन लैंग्वेज को एज ए टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो ज़बान बच्चे की ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा में एक अहम किरदार अदा करती है। बच्चे मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अपने तजर्बात और ख़यालात बयान करने में। आपके मन में कोई भी बात आई, आप उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? लैंग्वेज के माध्यम से ही करेंगे। तो अपने तजर्बात और ख़यालात बयान करने में बच्चे ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली ज़बान में रब्त कायम करते हैं। घर में कोई और ज़बान है बोली जा रही है, मान लीजिए आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, वो घर में बोली जा रही है, और आप स्कूल में जा रहे हैं तो हिंदी बोली जा रही है, तो आप दोनों में रिलेशन और रब्त कैसे कायम करते हैं? ज़बान के ज़रिए ही करते हैं। गिरदो पेश में मौजूद अशिया, तस्वीर और तहरीरी मवाद से वाक़फ़ियत ज़बान के ज़रिए ही हासिल होती है। जो चीज़ है आसपास या फिर कोई भी लिखी हुई चीज़ है, उसके बारे में जानकारी आप कैसे हासिल करते हैं? ज़बान से ही करते हैं। सुने हुए किस्से, कहानी और नज़्मों पर बातचीत हम ज़बान में ही करते हैं। तस्वीर बनाकर अपना इजहार ख़याल हम ज़बान के ज़रिए ही करते हैं। नज़्मों और कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हम कैसे होते हैं? ज़बान के ज़रिए होते हैं। और माहौल में मुख्तलिफ़ ठोस और मुजर्रद को अजबर करते हैं ज़बान के ज़रिए, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जो मूर्त या अमूर्त चीज़ें हैं, उनसे हमारा जो कनेक्शन बनता है हम उसको समझते हैं। तो कैसे समझते हैं? ज़बान के ज़रिए ही समझते हैं। मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाक़फ़ियत हमें ज़बान के ज़रिए ही आती है। ठीक है, अब इस सबक से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स जो कि इम्तिहान के लिए अहम है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ी सवालात को हल करेंगे। पहला है, ज़बान को तरसील और ख़यालात का वसीला माना जाता है, यानी कि डिलीवरी और आइडिया, कोई भी आइडिया है उसको एक्सप्रेस करने का, उसको डिलीवर करने का, उसको अभिव्यक्त करने का वसीला किसको माना जाता है? ज़बान को माना जाता है। एक आम ख्याल ये है कि बच्चा नकल और रटने से ज़बान सीखता है। ठीक है, जो बिहेवियरिज्म जो तरीका है, जो बिहेवियरिज्म जो लोग मानते हैं, बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना यह है कि बच्चा नकल और रटने से सीखता है। लेकिन चौमस्की जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चौमस्की मान रहे हैं कि ज़बान तो एक पैदाइशी सलाहियत है, यानी बच्चे में ज़बान सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। आपसे पूछ सकता है कि बच्चा नकल करके और रट के ज़बान सीखता है, ये ख्याल किसका है? तो स्किनर वगैरह जो हैं वो बिहेवियरिज्म के मानने वाले हैं, उनका मानना यह है कि बच्चा नकल करके ज़बान सीखता है। लेकिन नोम चोम्स्की का मानना यह है कि बच्चे में ज़बान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है।
अब उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था लैड का, जिसको अब मैंने पीछे पढ़ाया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। समाअत और इजहार ये दोनों ऐसी महारतें हैं जो बच्चे के दिमाग को, जिसे चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है, उसको मुतहर्रिक करती हैं, एक्टिव करती हैं। समाअत यानी कि सुनना और फिर एक्सप्रेस करना, ये दोनों ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे का जो दिमाग है, जिसको वाइगोस्की लैड कह रहे हैं यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसको मुतहर्रिक करती है, उसको प्रेरित करती है। बोलना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील की बुनियाद है। ठीक है, इंसानी तरसील यानी कि हमारा जो डिलीवरी है, हमारी जो प्रसारण है हमारे शब्दों का, वो बोलना के ज़रिए ही होता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, तो बच्चों को कहानी सुनाने का क्या मकसद है? तो कहानी सुनाने से बच्चों में तख्लीकियत आती है, उनमें सृजनात्मकता आती है। ठीक है, और यह ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों को कहानियाँ क्यों सुनाई जाती है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा कि ये ज़बान को एक मजमूई तौर पर पेश करती है, तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए, गुज़िश्ता साल पूछे गए कुछ सवालात मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ज़बान की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे, अभी मैंने पिछला जो पॉइंट बताया है वही इसका जवाब होगा। क्लासरूम में बच्चों को कहानी क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि इससे अखलाकियात की तालीम होती है, यानी कि मोरालिटी का एजुकेशन बढ़ती है, या फिर तफरीह का ये एक अच्छा ज़रिया है, या फिर उस्ताद को आराम मिल जाता है। बच्चों को कहानी सुना और टीचर आराम करे, या फिर ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो ज़बान की क्लास में कहानी इसीलिए सुनाई जाती है ताकि कहानी एक पूरी इकाई के तौर पर मौजूद रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जवाब भी आपको लिख दिया है। ज़बान कहानी सुनाने से बच्चे में तख्लीकियत आती है और यह ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है, इसीलिए क्लासरूम में कहानी को सुनाने की काफ़ी अहमियत है। चलिए, अगला सवाल ये कि तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? आप चाहते हैं कि बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए जो सबसे कम इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटजी है, गतिविधि है, वो कौन सी है? पहला है उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, उस्ताद के बाद कहानी दोहराना, किसी हादसे का बयान, किसी चीज़ की वजाहत। तो देखिए, बच्चे अपनी ज़बान में अगर कहानी सुनाएंगे तो इससे ज़बानी महारत डेवलप होगी। किसी घटना के बारे में वो वर्णन करेंगे तो इससे भी उनकी ज़बानी महारत फ़रोग़ करेगी। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तब भी उनकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी। लेकिन आप उस्ताद के बाद कहानी को दोहराएंगे, यानी कि उस्ताद बोल रहा है, पीछे पीछे बच्चे दोहरा रहे हैं, तो इससे बच्चों की ज़बानी महारत कम फ़रोग़ करेगी। यानी कि ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये कम अहम सरगर्मी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मिंदजा झेल में से कौन लतीफ़ हरकी महारतों को फ़रोग़ देने की मिसाल है? लतीफ़ हरकी महारत, जिसको हम लोग फाइन मोटर स्किल कहते हैं, फाइन मोटर स्किल की मिसाल क्या है? उछलना, कूदना, लिखना, पढ़ना या फिर चढ़ना। तो फाइन मोटर जो स्किल है वो कहलाती है लिखना। लिखना जो है वो आपका लतीफ़ हरकी महारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सुनने से पहले की सरगर्मी है? लिसनिंग स्किल से पहले की एक्टिविटी क्या है? इक़्तिबास के बारे में तलबा से सवालात करना, मतन में शामिल लफ्ज़ों और मुहावरों को मुंतखब करना और उस पर बातचीत करना, यानी कि जो पैसेज में मुहावरे हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन पर बातचीत करना, या मतन के अफ़कार व ख़यालात के मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात लिखने के लिए कहना, यानी कि जो भी पैसेज में है आइडिया उससे मुताल्लिक़ बच्चों से सवाल करना और उसका जवाबात लिखवाना, या फिर तलबा से ये पूछना कि वो मौजू के बारे में क्या जानते हैं और उनके बारे में उनके क्या तजर्बात हैं। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ाने जाएं तो आप उस टॉपिक से बच्चों के बारे में पूछें कि बच्चों आप क्या जानते हो इस टॉपिक के बारे में। जैसे बच्चों को आप सोलर सिस्टम पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाने से पहले क्या करेंगे? बच्चों से पूछेंगे ना, बच्चों सूरज जानते हो, ये ज़मीन जानते हो, ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है, ज़मीन के जैसे ही और भी 7-8
जो सैयारे हैं जिनको ग्रह कहते हैं वो भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो सोलर सिस्टम पढ़ाने से पहले आप बच्चे से पूछेंगे कि सूरज और उसके बारे में क्या चीज़ जानते हो।